नमस्कार साथियों, विजयश्री संस्कृत एकेडमी परिवार में मैं मनीष दीक्षित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, माँ भगवती का ध्यान करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। साथियों, आज की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं उच्चारण स्थान के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं इस कक्षा में? उच्चारण स्थान। यहाँ से आपके परीक्षा में चाहे आपका रीट लेवल 1 हो, चाहे लेवल 1 की बात करूं या लेवल 2 की बात करूं, चाहे आपकी लैंग्वेज फर्स्ट हो या लैंग्वेज सेकंड हो, आपका एक प्रश्न यहाँ से पूछा ही जाता है। कम से कम आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है और आज की इस कक्षा में हम एक प्रश्न के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। यानी हमारा आज का एक प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। इस विश्वास के साथ हम इस कक्षा को पढ़ेंगे और यहाँ से हमारा एक जो नंबर है वो सुनिश्चित करेंगे। 1 नंबर का प्रश्न तो आपसे पूछा ही पूछा जाएगा यहाँ से और हो सकता है 2 भी पूछ लें, बाकी एक तो आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा ही जाने वाला है, ठीक है? आपने अगर अभी तक इससे पिछले वीडियोज़ नहीं देखी हैं क्योंकि इसको समझने के लिए आपको वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। बोले उच्चारण स्थान किनका? बोले वर्णों का ही तो उच्चारण स्थान करेंगे ना। वर्णों के उच्चारण स्थान की ही चर्चा करेंगे। तो वर्णों के उच्चारण स्थान को समझने के लिए पहले वर्णमाला का भी ज्ञान होना चाहिए। तो एक बार आप उसको भी देखिएगा और हम सामान्यतः यहाँ पर भी वर्णमाला का क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं, बढ़ते हैं आज के विषय की ओर और उच्चारण स्थान कि सर ये उच्चारण स्थान होता क्या है? क्या है ना? कैसे हमारे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएँगे, उनके बारे में क्या करना है आपको बताना है ना? कि उच्चारण स्थान होता क्या है और किस तरह से क्या नाम है इनका प्रश्न हमारी परीक्षा में आएगा, उसके बारे में हम इस कक्षा में क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने एक बिंदु लिखा है उच्चारण स्थान, ठीक है? हमारा आज का बिंदु क्या है? उच्चारण स्थान, ठीक है? यानी किसी वर्ण को बोलने के लिए यानी कोई भी वर्ण जो हम वर्णमाला में पढ़कर आए हैं, उनका उच्चारण कहाँ से होता है? किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? उनकी चर्चा करेंगे और परीक्षा में प्रश्न कैसे आता है, उसकी भी बात करेंगे। जैसे पूछ लिया जाता है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है ना? या ट का उच्चारण स्थान क्या है? इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप ये देख रहे हैं, एक चित्र देख रहे हैं यहाँ पे, एक आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में देखिएगा एक मानव के कंकाल यानी मानव का जो मुख है, उसका यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर गौर करके देखेंगे, कुछ पॉइंट यहाँ पर नोट किए गए हैं, है ना? हाँ, तो कुछ पॉइंट यहाँ पर नोट किए गए हैं, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा ये क्या है? कंठ, ये क्या है? कंठ। तो यानी एक उच्चारण स्थान हमारा क्या होगा? कंठ होगा, है ना? कंठ होगा। तो आप गले में देखिएगा यहाँ पर गर्दन के ऊपर जो एक क ककाल टाइप में आपका बाहर निकल रहा है ना, इसको थोड़ा महसूस करेंगे, तो इसको बोलते हैं कंठ। कंठ के थोड़ा-सा ऊपर आएँगे, कंठ के ऊपर आएँगे तो हमारे को यहाँ पर दिखाई देगा तालु, है ना? तालु। ठीक है? तालु के बाद की बात करें तो फिर आता है हमारा मूर्धा। मूर्धा के बाद में हमारे दाँत आते हैं, दाँत के बाद में होंठ आते हैं और होंठ के बाद की बात करें तो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है आपको नासिका। ठीक है? क्या दिखाई दे रहा है आपको? नासिका दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे क्या हैं? उच्चारण स्थान है। एक हमारी जीभ भी होती है। क्या है ये? जीभ। दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है जिह्वा। एक हमारी क्या होती है? जीभ होती है। ठीक है? अब यहाँ पर परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि अभी तक की जो परीक्षा के प्रश्नों की ब बात करूँ, तो वहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि किस वर्ण आपके उच्चारण स्थान कितने होते हैं? संख्या के विषय में जो प्रश्न आता है, वो आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो परीक्षाएँ हैं, उनमें ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। फिर भी आप देखिएगा, अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटी के अनुसार, है ना? अभी आगे हम बात करने वाले हैं इसका, है ना? ये एनसीईआरटी के अनुसार वर्गीकरण है। ये वर्गीकरण जो है आपका किसके अनुसार है? एनसीईआरटी के अनुसार है और एनसीईआरटी के अनुसार कितने माने गए हैं? 6 माने गए हैं। ये जो पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक जिह्वा मूल भी होता है, तो इसीलिए 6 प्लस 1 सामान्यतः कितने होते हैं? 7 होते हैं, है ना? अभी हम चर्चा करने वाले हैं 7 कौन-कौन से होते हैं। तो बोलो मेरे साथ में एक बार उच्चारण स्थानों के बारे में। कंठ, बोलो उच्चारण कीजिए। कंठ, बिल्कुल। तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। यानी आपकी परीक्षा में भी यहाँ से ही प्रश्न बनता है।
ठीक है? यहीं से क्या बनता है आपके प्रश्न बनता है। तो बढ़ते हैं, समझते हैं किस तरह के आपके प्रश्न बनते हैं। लेकिन अगर हम क्योंकि हमारे जो उच्चारण स्थान के जो सूत्र हैं, उसको समझने के लिए हमको वर्णमाला का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। बोले किनका उच्चारण करेंगे हम? बोले किनके उच्चारण की बात कर रहे हैं? बोले वर्णों के उच्चारण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वर्णों के उच्चारण की बात कर रहे हैं। और आपकी परीक्षा में वर्णों का उच्चारण 2 प्रकार से पूछा गया है। एक तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्ण, ठीक है? और एक पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। एक किसके अनुसार? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार आपके वर्णमाला का ज्ञान यहाँ पर पूछा है ना, पाणिनीय, ठीक है? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार क्या है? वर्ण है, दिए गए हैं, ठीक है? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार क्या दिए गए हैं? आपके वर्ण दिए गए हैं। तो एक इनके इन वर्णों के बारे में जानकारी रखते हैं। पिछली कक्षा में हमने माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णमाला के बारे में बात कर ली थी। इस कक्षा में हम पाणिनीय शिक्षा के अनुसार भी कुछ वर्ण कौन-कौन से माहेश्वर जो वर्ण माहेश्वर सूत्रों में नहीं दिए गए, वो पाणिनीय शिक्षा में है और उनका उच्चारण यहाँ पर उच्चारण स्थान में भी होगा। तो एक बार थोड़ा-सा उनके अनुसार भी क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। पढ़ते हैं आज के विषय की। अगर आप अभी तक आपने वीडियो को क्या नहीं किया, लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको किसी भी विषय से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप बिल्कुल कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर आपके साथियों के लिए भी उपयोगी है, तो बिल्कुल उनके साथ भी आप क्या करें, इनको शेयर करें। और अभी तक अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को भी क्या करें, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? जिससे आपको जो भी नोटिफ़िकेशन होगा, वो समय पर प्राप्त होता रहेगा। देखिएगा, हमने वर्ण पढ़े, ठीक है? हमने वर्णों के बारे में पढ़ा, वर्णों के बारे में और वर्णों के बारे में हमने माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्ण पढ़े, ठीक है? किसके अनुसार? माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। मैं पूरा डिटेल में दोबारा नहीं बताऊंगा। यहाँ पर हमने पढ़े स्वर, स्वर हमारे थे 9 और व्यंजन, व्यंजन हमारे थे यहाँ पे 33 और कुल वर्णों की बात करें, कुल वर्णों की बात करें तो वो हो गए 42, ठीक है? सॉरी, हाँ 42, ठीक है? तो कुल वर्णों की बात करें तो 42 हो गए। इसी के साथ में एक है पाणिनीय शिक्षा। कौन सी शिक्षा? पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार अगर हम बात करें स्वरों की, स्वर और व्यंजन, ठीक है? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार बात करें स्वर और व्यंजनों की, तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार आपके स्वर वर्ण होते हैं 21 या 22। कितने होते हैं? 21 या 22 और व्यंजन वर्ण होते हैं 42। तो कुल वर्णों की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, कुल वर्णों की बात करूं तो आपका होता है 63 या 64। कितने वर्ण होते हैं? 63 या 64 वर्ण होते हैं, ठीक है? अब ये 63 या 64 वर्ण कौन-कौन से होते हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। शिक्षा के अनुसार स्वर वर्ण, स्वर वर्ण। हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था, स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था। एक होते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, एक होते हैं दीर्घ स्वर और एक होते हैं प्लुत स्वर। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पीछे जा करके इनके वर्गीकरण को समझ सकते हैं। पिछली कक्षा में हमने डिटेल से क्या कर रखी है, चर्चा कर रखी है। वहां पर हमने पढ़ा था कि ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं, बता दीजिएगा जरा। तो ह्रस्व स्वर आपके 5 होते हैं। कितने होते हैं? ह्रस्व स्वरों की संख्या की मैं बात करूं तो ह्रस्व स्वर आपके 5 होते हैं, 5, ठीक है? कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री और लृ। ये आपके कितने होते हैं? 5 आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। साथ में अगर मैं बात करूं दीर्घ स्वरों की, इसकी बात करूं, दीर्घ स्वरों की बात करूं, तो यहाँ पर जो दीर्घ स्वर होते हैं, वो होते हैं आपके 8। कौन-कौन से? अ का दीर्घ होता है आ, ई का दीर्घ होता है ई, उ का दीर्घ होता है उ, ऋ का दीर्घ होता है
री, ठीक है। ली का दीर्घ नहीं होता है, ली का दीर्घ नहीं होता है। तो चार तो आपके ये हो गए। और चार ही हमने क्या पढ़ा था? संध्यक्षर स्वर, संध्यक्षर स्वर, संध्यक्षर स्वर कौन से? ए, ओ, आई, औ। ठीक है। तो चार और चार कितने हो गए? आठ। चार और चार कितने हो गए? आठ। ठीक है, तो आठ स्वर हो गए आपके ये। और प्लुत स्वर, प्लुत स्वरों की संख्या जो मानी गई है, कुछ विद्वानों के मत में आठ मानी गई है, कुछ के मत में नौ मानी गई है। वो आठ और नौ का कौन सा है, वो एक बार हम अभी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिएगा, आपके अ का प्लुत, आपके ई का प्लुत, प्लुत का चिन्ह है ना ये, उ का प्लुत, री का प्लुत, ठीक है। इधर ए का प्लुत, ओ का प्लुत, आई का प्लुत और औ का प्लुत। आठ तो आपके हो गए। अगर हम केवल आठ स्वीकार करते हैं तब तो होता है ये, है ना? आठ हो गए। और एक यहाँ पर कुछ विद्वानों ने लृ को भी क्या माना है? प्लुत माना है। लृ को क्या माना है? प्लुत। लृ का दीर्घ नहीं होता, लृ का दीर्घ नहीं होता है, लेकिन कुछ विद्वान लृ को प्लुत मानते हैं। ठीक है, कुछ विद्वान लृ को प्लुत मानते हैं और कुछ विद्वान लृ को प्लुत नहीं मानते। जब लृ को प्लुत माना जाता है तो यहाँ पर संख्या कितनी हो जाती है ना? 8 प्लस 1 9 हो जाती है। और जब इसको नहीं मानते हैं तो कितनी संख्या रहती है यहाँ पे? 8। तो अब यहाँ पे अगर आप टोटल करेंगे, 8 और 5 13, 13 और 5 सॉरी 13 और 8 21, है ना? या तो आपके एकविंशति या फिर द्वाविंशति, यानी 21 या 22। कितने हो जाते हैं? कुल स्वरों की बात करूं मैं तो 21 या 22। ठीक है, 21 या 22। 21 को संस्कृत में कहते हैं एक विंशति, एक विंशति ही। 21 को कहते हैं एक विंशति और 22 को कहते हैं द्वाविंशति ही। ठीक है, द्वाविंशति। तो एकविंशति या द्वाविंशति क्या होते हैं? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या होती है। किसकी होती है भाई? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों वर्णों की संख्या होती है। ठीक है, अब बात करते हैं सर व्यंजन वर्ण कौन कौन? व्यंजन वर्ण देख लेते हैं हम। व्यंजन वर्ण कौन कौन से आपके? व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो व्यंजन वर्णों में कुछ वर्ण तो आपके पहले से आपको पता ही है। जैसे ऊष्म कितने होते हैं? ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? 4। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं आपके? 25। ठीक है, माहेश्वर सूत्रों में पढ़ा था हमने। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? अंतस्थ, अंतस्थ की बात करोगे तो 4। यानी कितने वर्णों के बारे में हमको पता है अभी? 33 वर्णों के बारे में तो हमको क्या है? पता है। इनके अलावा और कौन कौन से वर्ण होते हैं? ठीक है, इनके अलावा और कौन कौन से वर्ण होते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, हमने अयोगवाह पढ़े। क्या पढ़ा हमने? अयोगवाह। और अयोगवाह में हमने कितने वर्ण पढ़े थे? 4। अयोगवाह में कितने वर्ण पढ़े थे हमने? तो आप कहेंगे सर 4। अयोगवाह कौन कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं। अयोगवाह आपका एक होता है अनुस्वार, एक होता है आपका विसर्ग। ठीक है, अनुस्वार की बात करें तो ये आपका अनुस्वार कितनी संख्या है? एक। विसर्ग की बात करूं तो कितनी संख्या है आपकी? एक। ठीक है, उसके बाद में एक होता है आपका जिह्वा मूलीय। ठीक है, एक होता है जिह्वा मूलीय। इन वर्डों को समझ लीजिएगा। जिह्वा मूलीय कितने होते हैं? तो आप कहेगा सर एक। ठीक है, कौन कौन से हैं? अक्का, अक्ष। एक होता है आपका उपधमानीय। उपधमानीय कितने होते हैं? एक। ये कौन कौन सा होता है? अप, अफ। ठीक है, तो कितने हो गए ये? चार और बढ़ गए, 37। इसके अलावा आपके होता है चार यम वर्ण होते हैं। कौन से वर्ण होते हैं? चार वर्ण होते हैं आपके यम वर्ण। यम वर्णों का जो है ना, अब ये जो 5 वर्ण है अभी जो मैं बताने वाला हूं आपको, इनकी जो चर्चा है या इनकी इनका जो प्रयोग है वो केवल और केवल कहाँ किया जाता है?
केवल और केवल उनका प्रयोग आपके वेदों में किया जाता है, ठीक है ना? यम वर्ण, यम वर्ण, यम वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है? तो यानी क्या कह रहे हैं यहाँ पे यम वर्ण की के बारे में थोड़ा-सा क्या कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यम वर्ण का मतलब हो गया कि जब द्वित्व हो, 2 वर्ण एक साथ हो और उसके आगे पंचम वर्ण हो, उसके आगे कौन-सा वर्ण हो आपका? पंचम वर्ण हो, तो वह पहले वाला जो वर्ण है वो क्या कहलाता है आपका? यम वर्ण कहलाता है। कौन किस-किस की बात करूँ? हम वर्ग के प्रारंभिक जो वर्ण होते हैं, 4 वर्ण जो होते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है? 4 वर्ण, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण कौन-कौन से होते हैं? मैंने आपको बता ही रखा है। वर्ग का पहला अक्षर हो गया को, चो, टू, क, ख, क, छ, ट, त, प, है ना? इस तरह से उच्च माहेश्वर सूत्रों में हमने क्या कहा है? बिल्कुल, बात की है। इसके भी ज़्यादा उदाहरण नहीं मिलते हैं। यानी ये क्या कह रहे हैं कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, ठीक है? और इसके बाद में भी क्या है? वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण आए और बाद में कौन-सा हो? 5वां वर्ण। बाद में कौन-सा हो? 5वां वर्ण हो, तो यहाँ पर ये जो बीच वाला जो वर्ण है ना, इसको यम वर्ण कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में समझिएगा, एक उदाहरण मिलता है चक्खनतु। क्या उदाहरण मिलता है? चक्खनतु, चक्खनतु, ठीक है? तो इसमें देखो ख वर्ण है, यहाँ ख है, ख प्लस ख प्लस न, यानी क्या कह रहे हैं? पहले दूसरा वर्ण है, यहाँ पर भी दूसरा वर्ण है और इसके बाद कौन-सा है? 5वां वर्ण है। तो ये दूसरे वाला जो वर्ण है, ये क्या कहलाएगा? यम वर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? यम वर्ण कहलाएगा। ऐसे एक एक शब्द मिलता है आपको पलक्किनी, पलिक्कनी, ये फिक्स ये मतलब प्रयुक्त जो है, प्राय इन्हीं का उपयोग मिलता है। कहीं पर भी देखेंगे तो आपको ये 4 ही वर्ण क्या होगा? देखने को मिलेगा, ठीक है? अगर हम बात करें ग वर्ण की, तो अग्नि, अग्नि, ठीक है? और चौथा वर्ण होता है आपका, है ना? यहाँ पे घ्नन्ति, घ्नन्ति, ठीक है? तो ये कितने हो गए? 4, यानी ये पहले वर्ण का हो गया क, क, ये दूसरे का हो गया ख, ख वाला, ये तीसरा ग, ग और ये चौथा घ, घ, है ना? तो ये हो गए आपके 4 वर्ण। ये मैंने उदाहरण बताए हैं, ठीक है? क्या बताए यहाँ पे? उदाहरण बताए। तो यम वर्णों की संख्या कितनी हो गई? आपके 4। एक होता है द्विस्पृष्ट वर्ण। एक वर्ण कैसा होता है आपका? कहेंगे सर द्विस्पृष्ट वर्ण। जैसे आप राजस्थान में हम देखते हैं ना, द्विस्पृष्ट, ठीक है? द्विस्पृष्ट का मतलब क्या हो गया? द्विस्पृष्ट मतलब क्या हो गया? ये इन इसकी संख्या होती है 1। इस तरह से एक चिन्ह बना होता है, जैसे वो लिखते हैं ना बादड़ी, क्या लिखते हैं? बादड़ी, है ना? हाँ, लेकिन ये क्या नाम है, किसमें होता है आपके, ये भी वैदिक प्रक्रिया में ही आपको देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन मैंने ये इसलिए कहा है क्योंकि हमारे राजस्थानी में क्या होता है, ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड, बादड़ी आज बरसती जा, है ना? तो वहाँ पर ली, इसको हम ली कह के बोलते हैं, वहाँ पर भी ऐसा ही वर्ण होता है, ठीक है? नहीं, बल्कि इसका क्या होता है, अगर ड वर्ण से पहले और बाद में स्वर होता है, वेदों की बात कर रहा हूँ, तो ड को इस तरह से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो अब देखिएगा, यहाँ पर कुल वर्णों की अगर हम संख्या की बात करें, तो देखो 33 यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है 33, तो ये हो गए 4 और 25 कितना हो गया? पंचविंशति, और 4 कितना होता है ना? विंशति, और चत्वारी यहाँ पर है तो त्रयस्त्रिंशत्, तो यहाँ पर हो गया आपका 33, 34 यानी 34, 35, 36, 37, ठीक है? 37 और 4 41, 41 और 1 42, यानी टोटल संख्या की बात करूं कितने हो गए आपके? 42 वर्ण हो गए, है ना? हाँ, बोले बावली जगह, बावली, है ना? तो बावली शब्द भी क्या है आपका? ला, ला, ये आपको दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये संस्कृत में ही है ना? लेकिन समझने के लिए बता रहा हूँ। जो ल लिखते हो ना आप, इस तरह से ल को ऊपर और नीचे से क्या करते हैं आप, बंद करके, और इस तरह से डमरू सा दिखाई देता है ना, एक जो होता है उसके आकृति का एक वर्ण आपको दिखाई देता है, तो वो होता है आपका। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है? स्वर वर्णों की संख्या कितनी हो गई है? ठीक है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, ठीक है?
स्वर वर्ण कितने हो गए? स्वर वर्ण हो गए 21 या 22। और व्यंजन कितने हो गए? व्यंजन कितने हो गए? 42। अब परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, अब संख्या कितनी हो गई? 63 या 64? कितनी हो गई? 63 या 64? त्रिषष्टि चतुष्षष्टिर्वा, त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वा, षष्टिर्वा, वर्णः शंभु मते मतः, वर्णा शंभु मते मताः, है ना? त्रिषष्टि चतुष्षष्टि व, त्रिषष्टि यानी 63, चतुष्षष्टि यानी 64, यानी 63 या 64 वर्ण माने गए हैं किसके? शंभु के मत में, भगवान शिव के मत में, है ना? ऐसा कहाँ उल्लेख मिलता है आपके पाणिनीय शिक्षा में? और ये दोनों प्रश्न आ चुके हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार? अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाता है, स्वरों की संख्या कितनी होती है किसके अनुसार? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, तो आपका उत्तर होगा 23, 21 या 22। और अगर आपके पास में कुल वर्णों की संख्या आती है तो 63 या 64। जब परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था त्रिषष्टि चतुष्टवर्षी वाला, है ना, यानी वर्णों की संख्या पाणिनीय शिक्षा में, तो वहां पे 21 और 22 भी ऑप्शन में था और 63 और 64 भी था। तो हमको भ्रमित नहीं होना है। हमसे अगर पूछ के आ रहा है प्रश्न स्वर वर्णों के बारे में पूछ रहा है या कुल वर्णों के बारे में पूछ रहा है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा क्या करना होगा? ध्यान देना होगा। तो ये आपके पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों के बारे में आपने समझ लिया है। बात कर लेते हैं इन वर्णों का उच्चारण क्या क्या होता है। सर जीवामूलियम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए था, कि उपधमानियम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए था, अनुस्वार के बारे में पता होना चाहिए था, विसर्ग के बारे में भी। वो उसके लिए रीजन पता है क्या है? क्योंकि इन सभी का उच्चारण स्थान है, और हम उच्चारण स्थान डायरेक्ट पढ़ाने लग गए और आपको पता ही नहीं है कि उपधमानीय क्या होता है, तो फिर समस्या आएगी, है ना? अब केवल हम वहां पे केवल इतनी चर्चा करेंगे कि आपको हमने बताया था पाणिनीय शिक्षा में उपधमानीय क्या होता है, आपका जीवा मूल्य क्या होता है। बात समझ में आ रही होगी। तो बढ़ते हैं, देखिएगा उच्चारण स्थान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ना। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान की बात करें, हम सामान्यतः उच्चारण स्थानों की बात करें तो सामान्यतः इनकी संख्या होती है 7। सामान्यतः इनकी संख्या की मैं बात करूं, संख्या की बात करूं, अभी तक प्रश्न आया नहीं है, ठीक है? अभी तक प्रश्न आया नहीं है, लेकिन आ गया तो फिर क्या करेंगे? तो इसीलिए, क्योंकि टॉपिक है ना हमारे उच्चारण स्थान, हो सकता है वो प्रश्न पूछ ले आपसे, वर्णों का उच्चारण स्थान ना पूछ करके प्रश्न पूछ ले कि कितनी होती है इनकी संख्या। तो सामान्य आपको पता होना चाहिए। आपके अपने आरपीएससी में पूछा गया था, आरपीएससी में उन्होंने 7 माना था, है ना? कितना माना था? आरपीएससी ने 7 माना था, है ना? वैसे पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार इनकी संख्या 8 होती है। एनसीईआरटी की नई बुक जो आ रही है, एनसीईआरटी, वहां पर इनकी संख्या 6 बताई गई है, जैसे भी हमने आपको इमेज में भी बताया था। ठीक है, सामान्यतः इनकी संख्या की बात करूं तो कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7। 7 कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंठ, दूसरा तालु, तीसरा दंत, चौथा मूर्धा, पांचवा ओष्ठ, छठा नासिका और सातवां जिह्वा मूलम, है ना? जिह्वा मूल, जिह्वा मूल कह लीजिएगा या जिह्वा जीभ कह लीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो सभी वर्णों के उसमें उच्चारण में काम आती ही है ना? यानी सामान्यतः अगर कक्षा 6 के स्तर की बात कर रहा हूँ तो जीवा मूल का इतना नहीं है, लेकिन ये आपको स्पष्ट रूप से क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। जैसे कंठ की बात करूं तो आप, जैसे वर्णमाला है ना, वर्णमाला, वर्णमाला का ही क्रम है ये। क से कंठ याद कर लीजिएगा, है ना? हाँ, तो कंठ से कंठ में क वर्ग हो गया, तालु में च वर्ग हो गया, दंत में त वर्ग हो गया, मूर्धा में ट वर्ग हो गया, ओष्ठों में आपका प वर्ग हो गया। ठीक है, ये आपके कितने हो गए? उच्चारण स्थान कितने हो गए हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। कंठ से कौन-कौन से वर्णों का उच्चारण होता है? जैसे कि हमने यहाँ पर इमेज में आपको बताया था पहले भी। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी बताया था कि कंठ कहाँ पर है, तालु कहाँ है, मूर्धा कहाँ है, ठीक है? उसके बाद में दंत कहाँ है, ओष्ठ कहाँ है, नासिका कहाँ है, इनके बारे में हमने क्या किया यहाँ पर? चर्चा की, और ये आपका जिह्वा हो गया, है ना? ये आपका जिह्वा हो गया है। चलिए, अब बढ़ते हैं कि किस वर्ण, किस कंठ मतलब उच्चारण स्थान से किन-किन वर्णों का क्या होता है, उच्चारण होता है, उनको थोड़ा-सा देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हम
है ना? अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, यानी कंठ किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान है? अ से हो गया आपके अ या आ, या आ में से अभिप्राय है कि आपके जितने भी प्रकार के हैं ना, ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है, अनुनासिक है, अननुनासिक है, वहां पे भेद पढ़कर आए थे हम। उदात्त है, अनुदात्त है, स्वरित है, यानी अस्वर जो भी है, अस्वर जो भी है, जितने भी उसके भेद हैं, है ना? उन सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा? बिल्कुल कंठ होगा। कु का मतलब होता है क वर्ग, कु का मतलब क्या होता है? क वर्ग। और क वर्ग में कौन-कौन से वर्ण आते हैं आपके? क, ख, ग, घ, ङ। ये पांचों वर्ण हो गए। एक हो गया आपका ह, ह वर्ण। और विसर्जनीय नाम का मतलब हो गया विसर्ग। विसर्जनीय नाम का मतलब क्या हो गया? विसर्ग। यानी इसके अलावा अगर हम बात करें विसर्ग, विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। और कंठ से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? कंठ्य कहलाते हैं। तो बोलो अकुह, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। बोलो एक बार उच्चारण करो। अकुह, अकुह विसर्जनीयानाम, विसर्जनीयानाम कंठः। ये आपको जो सूत्र लिखवाया है ना, ये याद कर लोगे तो परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होगा। कु चू टू तू पू, ये आपको मैंने माहेश्वर सूत्रों के प्रसंग में भी बताया था। कु का मतलब क वर्ग, क वर्ग का मतलब पांचों वर्ण, चू का मतलब च वर्ग का मतलब पांचों वर्ण, है ना? च छ ज झ ञ। टू का मतलब ट वर्ग में पांचों वर्ण, ट ठ ड ढ ण। तो ये आपको समझना है। आपको स्वर वर्ण है, उसके साथ में आपका ह है, फिर विसर्ग है, ठीक है? तो बोलिए जरा एक बार। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। साथ साथ बोल लीजिए, फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। आकुह विसर्जनीया नाम कंठ। एक बार ऐसे टुकड़ा करके आप बोल लेंगे तो फिर आप बोलिए अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। ठीक है? अब अकु कंठ से कौन-कौन से हो गए? अवर्ण हो गया है। कवर्ग, कवर्ग में क, ख, ग, घ, ङ, ह। आपका ह का और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। और कंठ से उच्चारित होने वाले जो वर्ण होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? बिल्कुल, आपके कंठ्य वर्ण कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? कंठ्य वर्ण कहा जाता है। दूसरा आता है आपका ई, चू, य, शानाम, तालु। ई, चू, य, शानाम, तालु। ई का मतलब ई या ई, चू का मतलब चवर्ग, चवर्ग में च, छ, आपका ज, झ और य, ठीक है? ज, छ, ज, झ, य। उसके बाद में य वर्ण और आपका तालव्य शकार। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। और तालु से बोले जाने वाले शब्द क्या होते हैं? वर्ण क्या होते हैं? तालव्य कहलाते हैं। हम इसको इस शकार को क्या बोलते हैं? तालव्य शकार, तालव्य शकार, ठीक है? तालव्य शकार। सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये कैसे कैसे हम कैसे मान लें कि इनका उच्चारण क्या हो रहा है? कि आपका तालु है, कैसे है ना? आप देखिएगा, अपनी जो जीभ है ना, जीभ, अपनी जो जीभ है, इसको आप दाँतों के पास में स्पर्श मत कीजिएगा। दाँतों के ऊपर के साइड जो आप मसूड़े बोलते हो ना, आप देखिएगा आप च बोलेंगे तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे वो टच हो रही है जीभ। चलो ये थोड़ा-सा बहुत नज़दीकी मामला हो गया। अब ट बोल के देखो और जीभ को ऊपर जो गड्ढा है ना? जीभ के ऊपर जो आप गड्ढा जो जिसको मूर्धा बोलते हैं हम, ठीक है? उसमें उसको टच नहीं करना। जीभ आपके ऊपर की तरफ नहीं घूमनी चाहिए। ट बोल के बताओ। ट, ट। जीभ को नीचे ही रखो, बोलो ना, हँसने की क्या ज़रूरत है? बताइए, बताइए जल्दी से बता दीजिए। ट बोल के बताइए। ट, ठ, ड, ढ। ऐसा नहीं लग रहा कि आप ऊपर जीभ को ले जाके ऐसे है ना जीभ से उसको टच कर रहे हो। इन सभी वर्णों से को स्पर्श इसीलिए तो कहा गया है कि हमारी जो जीवा है, जीभ जो है वो किसी न किसी स्थान को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। इसीलिए इन वर्णों को क्या कहा गया है? स्पर्श वर्ण कहा गया है ना? वहाँ पर भी हमने बात की थी। अब देखो यहाँ पे ट, ऐसे ही दोनों होठों को नहीं मिलाना हमको, दोनों होठों को नहीं मिलाना और प बोल के बताइए। बोलो, बोलो। प।
ख, ब टच नहीं होने चाहिए दोनों होठ। हो रहे हैं ना? इसका मतलब नहीं बोला जाएगा। दांतों को जीभ के टच नहीं करना और त बोल के बताइए। दांतों को जीभ को क्या नहीं करना है? टच नहीं करना और क्या बोल के बताइए? त बोल के बताइए। था, है ना? हाँ कुछ तो जीभ पकड़ करके देख रहे होंगे कि कैसे होता है उच्चारण, है ना? तो ये इसी यही रीजन है। जब आपको परीक्षा में समझ में नहीं आए ना, तो केवल उच्चारण करके देख लेना, समझ में आ जाएगा कौन सा क्या होगा, है ना? तो अब देखो, बोलो जरा। ईचुयशानाम, ईचुयशानाम तालु, ईचुयशानाम तालु, ईचुयशानाम तालु, अकुह विसर्जनीयानां कंठः, अकुह विसर्जनीयानां कंठः, ईचुयशानां तालु, ईचुयशानां तालु। आगे देखिएगा क्या कह रहे हैं। री, री टू र शाणाम मूर्धा, री से आपका री और दीर्घ री, ठीक है। टू से ट वर्ग, ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण हैं आपके? ट, ठ, ड, एक सेकेंड, ठीक है, द, ध, ना, ठीक है। तो ये पांच वर्ण हो गए। उसके बाद में र, यानी रेफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, रेफ की, रेफ और आपका श, मूर्धन्य शकार, मूर्धन्य शकार, इनका उच्चारण क्या होता है? मूर्धा, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। और मूर्धा से बोलने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आपके वर्ण क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य, क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य। तो बोलो मेरे साथ में, री टू रेषाणाम मूर्धा, री टू रेषाणाम मूर्धा, बोलो ना। ऋतु रहषाणाम मूर्धा, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा। इनको क्या करो, इन सूत्रों को खुद की आवाज में रिकॉर्ड करो। लास्ट में मैं इनको बिल्कुल वो करवाऊंगा, सारे सूत्रों का उच्चारण करके बताएंगे, है ना? और उसको क्या करना है आपको? बस सुनना है, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। खुद की आवाज में रिकॉर्ड कर लो, अगर दूसरे की आवाज याद नहीं होती है तो। कुह विसर्जनीया नाम कंठा, इचु यशा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा। अरे एक नंबर का सवाल है भाई, जल्दबाजी है ना, नहीं करनी है हमको। तो यहाँ पे तीन उच्चारण स्थान क्लियर हो गए। उसके बाद में हमारा आता है ली तू लसानाम दंता, ली तू लसानाम दंता, ली से आपका ली, ठीक है, तू से तवर्ग, तवर्ग में कौन कौन सा आपका? त, थ, द, ध और न, ठीक है, तवर्ग हो गया। उसके बाद में क्या हो गया आपका? लवर्ण हो गया और आपका दंत्य सकार, दंत्य सकार। उच्चारण क्या हो गया? दंताह, दंताह, और दंत से बोले जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं आपके? दंत्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दंत्य। यानी ली, तवर्ग, ल और स का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। और दंत से उच्चरित होने वाले वर्ण कहलाते हैं दंत्य वर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर ली तू लसानाम दंता, ली तू लसानाम दंता, बोलो ना। ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता, ठीक है। तो यहाँ पर इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत हो गया। यहाँ देखिएगा क्या कह रहे हैं, उ है, उ है। यहाँ जो ये लिखा हुआ है ना उ, इसमें दो वर्ण है, उ प्लस उ, ठीक है। ये एक इसमें उपधमानीय वाला भी उ मिला हुआ है, उपधमानीय। और उपधमानीय में आपको भी पढ़ाया था मैंने, अफ, ठीक है। ये उपधमानीय वर्ण होते हैं। और पू का मतलब हो गया प वर्ग, पू का मतलब क्या हो गया? प वर्ग। और प वर्ग में कौन कौन से वर्ण आ गए? प, फ, ब, भ, म, ये आपके वर्ण हो गए। अब उ, प वर्ग और उपधमानीय का क्या होता है उच्चारण स्थान? ओष्ठ, क्या होता है? ओष्ठ। और यहाँ से बोले जाने वाले वर्ण क्या होते हैं? ओष्ठे, क्या होते हैं भाई? ओष्ठ्य, है ना। उ, उपधमानीय, उपधमानीय में अप, अफ और प वर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है, ठीक है। बोलो जरा। उपधमानीया नाम ओष्ठो, उपूपधमानीया नाम ओष्ठो, उपूप, एक पू बड़ा है, एक प है। उपूपधमानीया नाम ओष्ठौ, उपूपधमानीया नाम ओष्ठौ, यमंगणना नाम नासिका च,
एक च वर्ण आया है यहाँ पे, यानी नासिका भी होता है किनका, ये आपका य म ng न न, यानी ये देखो ये मैं रहा यहाँ पे, ये आपका न रहा, ये आपका न रहा, इससे पिछली स्लाइड में आप चलेंगे तो ये ng रहा, ये आपका य रहा, और ये आपका ण वर्ण रहा। यानी इनका एक एक उच्चारण स्थान तो ये होता है, ng का उच्चारण स्थान कंठ हो गया, य का उच्चारण स्थान तालु हो गया, ण का स्थान उच्चारण स्थान आपका मूर्धा हो गया, साथ में अगर हम बात करें न का स्थान आपका दंत हो गया, म का स्थान आपका ओष्ठ हो गया। तो और क्या कह रहे हैं, बोले च, बोले ये वो तो होते ही हैं, उसके साथ साथ में नासिका भी उच्चारण स्थान होता है। किन किन वर्णों का, य, देखो इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से लिख करके समझा देता हूं। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, है ना। जैसे यह है, दूसरा मैं है, ठीक है। यह का उच्चारण स्थान छ छ ज झ य, तो इचु यशा नाम तालु प्लस नासिका, यानी तालु भी होता है और नासिका भी होता है। म, मैं का देखिएगा ओष्ठ, एक उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ, और से क्या हो गया, नासिका, यानी ओष्ठ के साथ साथ में कौन कौन सा हो गया, नासिका भी होता है। उसके अलावा बात करें ङ, तो ङ की बात करें, देखो य हो गया, मैं हो गया, ङ, ङ जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान आपका एक तो क्या है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ प्लस नासिका, कंठ प्लस नासिका, और ना, ना, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ट ठ ड ढ न, तो यहाँ पे ऋतु रसानाम मूर्धा, तो एक उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धा हो गया, एक क्या हो गया, नासिका हो गया, ठीक है। एक कौन सा बच गया आपका, न, न वर्ण, तो न वर्ण का कौन कौन सा हो गया, तो यहाँ देखिएगा ऋतु लसा नाम दंता, तो एक तो हो गया दंत, दंताह, और एक हो गया उसका नासिका। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो पांच वर्ण है ना, इनके दो दो उच्चारण स्थान है, दो दो क्या है, उच्चारण स्थान है। यानी ये से भी बोला जाएगा, ये आपका मतलब नासिका से भी बोला जाएगा, और ये आपके इनके जो वर्गीय उच्चारण स्थान है उनके उनसे भी ये वर्ण क्या होंगे, बोले जाते हैं, है ना। इसलिए बोलते हैं ना ञ, न, है ना। अब ञ बोल के देखो, म बोल के देखो, आप मैं बोलेंगे ना, मैं बोलेंगे नाक बंद करेंगे तो इतना फर्क नहीं पड़ता, मैं बोलो देखो एक बार, तो नाक को बंद करो, ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे नाक में है ना हवा निकलने का प्रयास कर रहा है ना, वो इस तरह से मतलब दबाव सा पड़ रहा है आपको एक, इसीलिए कहते हैं इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। तो बोलिएगा ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता, पुपूपधमानीयानाम ओष्ठौ, पूपधमानीयानाम ओष्ठौ, यमंगणनानाम नासिका च, यमंगणनानाम नासिका च, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इचुयशानाम तालु, ऋतुरसानाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंताः, पुपूपधमानीयानाम ओष्ठौ, यमंगणनानाम नासिका च। तो हमने कितने सूत्र पढ़ लिए अभी तक, छह सूत्र पढ़ लिए हैं, ठीक है। कितने पढ़ लिए हैं, छह सूत्र पढ़ लिए हैं। अगला सूत्र की बात करें हम, अगला सूत्र आता है आपका ए दई तो, यानी ये क्या कह रहा है, एत प्लस आइत, ठीक है। एत का मतलब हो गया ए, आइत का मतलब हो गया आई, यानी ये कह रहे हैं ए और आई जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु, कंडे चालू नहीं, कंठ तालु। बोले सर कंठ और तालु कैसे हो गया, समझ में नहीं आया, कैसे हो गया। तो आपको जब उच्चारण स्थान माहेश्वर सूत्र पढ़ाए थे मैंने, वहां पर मैंने बताया था कि ये जो वर्ण है किस किस से मिलकर बना हुआ है, अ प्लस ई से, अ प्लस ई से, और अ का उच्चारण स्थान क्या है यहाँ पे, अ का उच्चारण स्थान बताओ जल्दी से, कंठ, ई का उच्चारण स्थान तालु, यानी जब ये दो वर्णों से मिलकर के बना हुआ है, इसीलिए इसीलिए इनके उच्चारण स्थान भी कितने होंगे, तो होंगे। और ऐसे ही अ प्लस ए मिलके बनता है आई, तो दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालु। कारण समझ में आया, कंठ तालु। अगर वहां परीक्षा में भूल भी जाते हो तो दोनों का टुकड़ा करके देख लेना, वर्ण विच्छेद करके देख लेना, और जो जो जिन जिन का उच्चारण स्थान है वो इनका उच्चारण स्थान
हो जाएगा, हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ तालु। ऐसे ही आपका यहाँ पर ओ दौतो यानी ओत प्लस औत, ठीक है? यानी ओ और औ, ठीक है? ओ और औ इनका उच्चारण स्थान क्या हो रहा है? ओ और औ इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ प्लस ओष्ठौ, कंठ प्लस ओष्ठौ। यानी मैं कहूं कि अगर आप कहो कि इनका सर वर्गीकरण करेंगे और वहां पर आपने देखा अ प्लस उ मिल करके अ प्लस ओ मिल करके क्या बनता है? आपका ओ बनता है, ठीक है? ओ बनता है। और अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। उ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। उपोपधमानीया नाम ओष्ठौ। तो इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंठ प्लस ओष्ठौ, कंठ ओष्ठौ। ओ ओ और औ का उच्चारण स्थान हो जाएगा। वैसे ही आपका ए और ऐ का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ तालु। एक कहते हैं वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य यानी जो व वर्ण है ना, व वर्ण, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, ठीक है? जब आप व बोलेंगे, जब आप व बोलते हैं तो आपको होगा जो आपके होठ है ना, वो साइड से चिपक रहे हैं। देखो बिल्कुल मुंह खोल करके व बोल के देखो बोला जाएगा क्या? देखो, कोशिश करो। हंसने की बात नहीं है, कोशिश तो करो। देखो मैं ऐसे इसी तरह से पढ़ाता हूँ, है ना? याद रहेंगे आपको ये सारी चीजें। रटना तो आप किताबों में भी रट लेंगे ना, वहां पर भी। देखो दोनों होठो टच, आप बिल्कुल मुंह खोलिएगा, टच नहीं होना चाहिए आपस में। और वह बोल के देखो, सर नहीं बोला जा रहा है। आप महसूस कीजिएगा जब वह का उच्चारण कर रहे हैं तो आपके दोनों होठ जो है ना साइड से चिपक रहे हैं। व व ऐसे दोनों होठ ऐसे गोल सा मुंह बन रहा है आपका, व, है ना? और जीभ दांतों को भी हल्का सा क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। इसीलिए वकार जो है इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया आपका? बिल्कुल सर, दंतोष्ठ हो गया। कितना कौन सा हो गया? दंतोष्ठ हो गया। तो आप देख रहे होंगे एक वर्ण आपका ए है, ऐ है, ओ है और औ है। 4 वर्ण तो ये हो गए और वह 5 वर्ण, यानी यहाँ पर कितने वर्ण हो गए? 5 वर्ण हो गए, जिनके उच्चारण स्थान कितने-कितने हैं? 2 हैं। और इससे पिछले में पढ़ के आए हम 5 वर्ण ही ये हैं आपके, जिनके उच्चारण स्थान कितने-कितने हैं? तो आपके 10 वर्ण हो गए हैं, जिनके 2-2 उच्चारण स्थान हैं। कितने हो गए? 2-2 उच्चारण स्थान है। बोलो जरा, एदैतोः कंठतालु, एदैतोः कंठतालु, ओदौतोः कंठ ओष्ठम, ओदौतो कंठ ओष्ठम, वकारस्य दंत ओष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। दंतोष्ठम का मतलब दंत प्लस ओष्ठ यानी दांत और होठ, संधिकार्य मतलब हो जाएगा यहाँ पे। दोबारा बोलेगा, ए दयितो कंठ तालु, ए दयितो कंठ तालु, ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ दौतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। कितने सूत्र हो गए? 9। कौन कौन से हो गए? कुह विसर्जनीया नाम कंठः, इचुयशानाम तालु, ऋटुरसानाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंता, उपूपधमानीयानाम ओष्ठौ, न्यमंगणनानाम नासिका च, ईदयितो कंठतालु, ओदौतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। यानी कितने सूत्र हो गए आपके? 9 सूत्र हो गए। 2 सूत्र और बचते हैं। बोले कौन कौन सा वर्ण बच गया आपका? बोले एक तो जिह्वा मूल बच गया, यानी जिह्वा मूल में कौन कौन से वर्ण आते हैं आपके? क ख, ठीक है? यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ। वे हम पढ़ के आए ना पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलीय कौन कौन से वर्ण हो गए आपका? अ क और अ ख, ठीक है? ये आपके जिह्वा मूलीय, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? जिह्वा मूलम, जिह्वा का मूल, ठीक है? इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? जिह्वा मूलम। इसीलिए वहां पर 7 माने हैं। इसीलिए क्या माने हैं? सामान्यतः जो उच्चारण स्थान है, 7 उच्चारण स्थान माने हैं। इसीलिए देखिएगा, सामान्यतः यहाँ पर कितने माने हैं? 7वां उच्चारण स्थान आपका क्या है? जिह्वा मूलम भी दिया गया है। 8वां पाणिनीय शिक्षा के अनुसार ये 7 तो हैं ही,
ये क्या है? 7 तो है ही, 7 प्लस 1, एक उरस और माना है। उरस और माना है, ठीक है? किसने? पाणिनीय शिक्षा में। किसके अनुसार? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उरस और माना गया है। उरस क्या होता है सर? हृदय हृदय स्थान। ये कहते हैं कि बोले प्राणवायु जहाँ से निकल रही है, वो भी तो एक स्थान है। प्राणवायु मान लीजिए आएगी ही नहीं, तो उच्चारण किनका करोगे? कि स्पर्श किसको करेगी? तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उरस को भी क्या माना गया है? उच्चारण स्थान भी माना गया है। परीक्षा में जब प्रश्न आता है, तो आपको बड़े धैर्य से करना है, समझ के करना है, ठीक है? हाँ। देखो, यहाँ पर जो जिह्वा मूलम को क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि जिह्वा मूलम हमारा जो है वाक्य का वर्णों का प्रयोग है, वो सामान्य व्याकरण में होता ही नहीं है। सामान्य व्याकरण में नहीं होता, हमारे विद्यालय की जो कक्षाएँ हैं, उनमें इनका प्रयोग नहीं होता। कहाँ होता है इनका प्रयोग? वेदों में होता है। जब हमारे यहाँ पे प्रयोग ही नहीं होता है, सामान्य व्यवहार में प्रयोग नहीं होता है, तो इसीलिए जिह्वा मूलम को उच्चारण स्थान न स्वीकार करके 6 ही क्या मान लिए गए हैं? उच्चारण स्थान मान लिए गए। उसके पीछे का लॉजिक ये है। और भी क्या मानस हो सकता है, वो एक विषय अलग है। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहे हैं? जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, यानी जिह्वा मूलीय अक और अक्ष वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? जिह्वा मूलम होता है। और यहाँ क्या कह रहे हैं? नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, यानी अनुस्वार जो है आपका, अनुस्वार जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। क्या है? नासिका है। और जो नासिका उच्चारण स्थान होता है, उनको नासिक्य वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नासिक्य वर्ण कहा जाता है। तो यहाँ पर जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम और नासिका अनुस्वारस्य, यानी ये उच्चारण स्थान के कुल कितने आपके सूत्र याद करने हैं आपको? 11 सूत्र याद करने हैं। कितने सूत्र याद करने हैं? 11 सूत्र याद करने हैं। जल्दी से बोलिए मेरे साथ में। अकुह विसर्जनीयानां कंठः, इचुयशानां तालु, ऋटुरसानां मूर्धा, ऋतुलसानां दन्ता, उपपदमानीयानाम् ओष्ठौ, नियमङ्गणनानां नासिका च, एदैतो कण्ठतालु, औदौतो कण्ठोष्ठं, वकारस्य दन्तोष्ठं, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। अगर आप कहेंगे, आप देखेंगे तो आप समझेंगे यहाँ पे कि मात्र 11 सूत्रों में आपके पूरा उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? कवर हो जाता है। अगर आपने 11 सूत्र याद कर लिए, तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप मान करके चलिएगा, आपका जो 1 नंबर का प्रश्न है वो गलत नहीं होने वाला है। 1 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या नहीं होगा भई? गलत नहीं होगा, ठीक है? अब हमने जो एक तालिका बनाई थी, उनको एक बार थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि 2-2 उच्चारण स्थान वाले वर्ण, 2-2 उच्चारण स्थान वाले वर्ण, स्थान वाले वर्ण, ठीक है ना? 2-2 उच्चारण स्थान वाले वर्ण कौन-कौन से हो गए? आपका 1, 2, 3, 4, 5, 5 तो ये हो गए। 6, 7, 8, 9, 10, यानी कितने वर्ण है ये? 10 वर्ण है, जिनके कितने-कितने उच्चारण स्थान है? 2-2 उच्चारण स्थान है। इनका तो 2 उच्चारण स्थान होने का कारण क्या हुआ? क्योंकि ये संध्यक्षर है ना? यानी आपस में 2 स्वरों के मेल से एक तीसरा स्वर बना है ये। इसीलिए एक पहले वाला स्वर का उच्चारण दूसरे वाले उच्चारण स्थान अभी समझा के आया हूँ। और यहाँ पर क्या कह रहा है? यमगणनानां नासिका च, यानी इनका उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। एक इनका वर्गीय जो उच्चारण स्थान हो रहा है वो हो ही रहा है, उसके साथ में नासिका भी इनका क्या होता है? उच्चारण स्थान होता है, उच्चारण स्थान होता है। तो बात समझ में आ गई होगी आपको? बिल्कुल। तो ये आपके कितने हो गए वर्ण आपके? 10 वर्ण हो गए, जिनके कितने-कितने उच्चारण स्थान हैं? 2-2 उच्चारण स्थान हैं, ठीक है? तो आज की इस कक्षा में हमने क्या बात की है? उच्चारण स्थानों की संख्या, है ना? उच्चारण की संख्या की बात करूँ मैं, स्थानों की संख्या की बात करूँ, तो सामान्यतः सामान्यतः कितनी होती है? 7 होती है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार अगर वो स्पष्ट देकर के पूछ रहा है ना, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने होते हैं? 8 होती हैं। और एनसीईआरटी एनसीईआरटी, ठीक है? इसके अनुसार 6, ठीक है? एनसीईआरटी के अनुसार 6 इनकी क्या मानी गई है? संख्या मानी गई है। 6 कारण, उसका कारण मैंने बताया आपको, क्योंकि जीवामूली क्या नहीं होता है हमारे वर्तमान में, सामान्य व्याकरण में क्या नहीं होता है, प्रयोग में नहीं लाया जाता है, इसीलिए उसको उच्चारण स्थानों में नहीं लिया गया है। बाकी ऐसा नहीं है कि उच्चारण स्थान नहीं होता है।
परीक्षा में अगर वो प्रश्न पूछता है कि उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है? अब मन में प्रश्न आ रहा होगा ना, कि सर अभी आपने तो कन्फ्यूज़ कर दिया कि हम उत्तर क्या लिखेंगे? अगर वो पूछता है उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है तो ऑप्शन में करना है आपको 7 ऑप्शन है। अगर वो पूछता है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं तो आपको बताने 8 उच्चारण स्थान, एनसीईआरटी के हिसाब से कितने हैं तो 6 हैं। या फिर आपको ऑप्शन में क्या दे दे 6 और 7 दोनों मतलब पहली बात तो देगा नहीं, अगर ऐसा देगा तो आपको स्पष्ट करेगा और अगर वो केवल आपके ऑप्शन में 6 ही दे रहा है, तो भ्रमित मत होना। क्योंकि जब सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न आया था ना उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती है और वहाँ पे 8 ऑप्शन में नहीं था और 7 ऑप्शन में था। तो 7 वहाँ पे आरपीएससी ने माना था। सभी भ्रमित रहे थे, सभी रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, ये डिलीट होगा प्रश्न लेकिन आरपीएससी ने 7 स्वीकार किया था। अब हो सकता है कि नई जो पाठ्य पुस्तकों में एनसीईआरटी ने 6 माने हैं, तो हो सकता है आगे 7 और 8 ऑप्शन में ना दिया जाए और 6 ऑप्शन में दे दिया जाए, तो भी आपको क्या करना है, बिल्कुल, समझ कर के चलना है, ऑप्शन 6 के साथ में ही जाना है, वहाँ पे वो मतलब आपको इस तरह से नहीं करना है कि पता नहीं अब क्या ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? अगर हम इनके उच्चारण स्थानों के सूत्रों की बात करें, तो सूत्र कितने थे आपके टोटल? 11 सूत्र हमने याद किए हैं। कितने सूत्र याद किए हैं? 11 सूत्र। अगुह विसर्जनीयानां कण्ठः, इचुयशानां तालु, ऋटुरसाणां मूर्धा, लृतुलसानां दन्ता, पुपूपधमानीयानां ओष्ठौ, यमगणनानां नासिका च, एदयितो कण्ठोष्ठम् क्षमा करें। दयितो कंठतालु, ओदौतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, ठीक है? जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम और नासिका अनुस्वारस्य, ठीक है ना? तो ये हमने उच्चारण स्थानों के क्या किए हैं? सूत्र याद किए हैं। इन सूत्रों को आप क्या कीजिएगा? याद कीजिएगा। परीक्षा में और किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनकी चर्चा हम आगामी जो कक्षा रहने वाली है और अभी तक कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी चर्चा हम क्या करने वाले हैं, आपके आगामी कक्षा में वहाँ से जैसे वो अभी परीक्षा में क्या पूछते हैं, ठीक है? इनमें से कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन-कौन से हैं? या इनमें से कौन से वर्ण नहीं हैं, ठीक है? यानी यहाँ पर आपके तालव्य वर्ण कौन-कौन से हैं? जैसे कहा कि तालव्य वर्ण और उसमें ऑप्शन में दे देता है इचु, यशानाम, च दे देता है, य दे देता है, ठीक है? छ दे देता है 6 दे देता है। तो वो ऐसे 4 ऑप्शन बना के दे देगा और एक जो ऑप्शन होगा वो आपका ये वाला सही हो जाएगा यानी तालु से उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं, उन वो कौन-कौन से हैं, ठीक है? तो इस तरह से प्रश्न होंगे, प्रश्नों की चर्चा हम आगामी कक्षा में क्या कर लेंगे, आपसे ज़िक्र कर लेंगे, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। आगामी कक्षा में हम आपके प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, है ना? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कक्षा क्या हुई होगी, समझ में आई होगी। मैं फिर कह रहा हूँ अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। बिल्कुल, आपके किसी भी प्रकार के कोई भी मन में शंका है, कोई भी है ना, आपके मन में जिज्ञासा है, तो बिल्कुल ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट्स करके बताइए। आगामी कक्षा में हम उसको ऐड करने का प्रयास करेंगे, है ना? पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा था, 1-2 कमेंट्स आए हुए थे कि यम वर्ण क्या होते हैं? यम वर्णों के बारे में हमने इस कक्षा में क्या कर ली है, चर्चा कर ली है। ठीक है ना? बिल्कुल, है ना? यमवर्ण इत्यादि के बारे में जो-जो क्वेश्चन आए थे, उन हमने इस कक्षा में उसको समाहित कर लिया है। और अभी भी आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, तो ज़रूर इसको शेयर करें। आपको लगता है कि आपके लिए ये कक्षा उपयोगी है और अपने दोस्तों के साथ भी के लिए भी उपयोगी है, तो उनके साथ आप ज़रूर शेयर करें। और चैनल को अभी तक आपने क्या नहीं किया है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है? तो आशा करता हूँ आज की कक्षा आपके लिए परीक्षा उपयोगी सिद्ध होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमो नमः। पुनः मिलामः।